नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल चैनल में आप सबका पुनः एक बार आत्मिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिस कवियत्री की रचनाओं पे चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं डॉक्टर मालिनी गौतम। मालिनी गौतम का नाम आप सबके लिए कोई नया नहीं है। मालिनी गौतम का जन्म झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ। एमए अंग्रेजी साहित्य और उसके बाद पीएचडी करने के बाद संप्रति वह गुजरात के आदिवासी आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज संतरामपुर में अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पर कार्य कर रही हैं। जहाँ तक हम मालिनी गौतम की कविताओं की बात करें तो अभी तक उनके कुल 7 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहला कविता संग्रह बूंद बूंद एहसास 2013 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दर्द का कारवां 2014, एक नदी जामुनी सी 2016 में जो कि बोधी प्रकाशन से आया, चिल्लर सरीखे दिन नवगीत संग्रह ये भी बोधी से, चुप्पी वाले दिन 2022 में भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। इसके बाद गुजराती दलित कविता 2022 चयन अनुवाद और संपादन साहित्य अकादमी के सहयोग से, और चयनित कविताएं न्यू वर्ड पब्लिकेशन पिछले ही वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ। जहां तक मालिनी गौतम की कविताओं का ताल्लुक है, उनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी, मराठी, मलयालम, उर्दू, नेपाली, पंजाबी और बांग्ला आदि भाषाओं में हो चुके हैं। उन्होंने सुनो वाल्मीकि गुजराती कविताओं का एक संग्रह का संपादन भी किया है। आज हम मालिनी गौतम जी की कविताओं की चर्चा करेंगे। पहले उनकी कविताओं पे संक्षिप्त बातचीत और उसके बाद स्वयं उनके मुख से आप उनका काव्य पाठ सुनेंगे। डॉक्टर मालिनी गौतम की कविताओं की जब हम चर्चा करते हैं तब हमको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। मालिनी गौतम की संवेदनाओं का संसार बहुत व्यापक है। उनकी कविता के विषय न केवल विविध हैं बल्कि होटल के रूम नंबर 303 से लेकर किसानों की औरतों तक के सुख दुख को अपनी कविताओं में उन्होंने व्यक्त किया है। शाहीन बाग से लेकर बिन नंबर प्लेट वाले ट्रक, बाईपास, पहिया जैसे शीर्षकों से कविताएं हम उनके संग्रह में देख सकते हैं। उनका अनुभव संसार न केवल व्यापक है बल्कि विषय वस्तु के साथ साथ शिल्प के निर्वहन में भी वे सिद्धहस्त हैं। मालिनी गौतम की कविताओं में प्रायः एक कथानक सा आरंभ में वे बुनती हैं और उसके बाद बिंबोमानों की झड़ी लगाते हुए कविता के अंतिम स्टैंजाज में वे अपनी मूल संवेदना या कविता को क्लाइमैक्स पर पहुंचाती हैं। कात्यायनी, निर्मला, पुतुल की श्रृंखला में मालिनी गौतम की कविताएं राजनीति के तीखे सवालों से मुंह नहीं मोड़ती बल्कि उसी परंपरा में वे उनसे मुठभेड़ करती हुई दिखाई पड़ती हैं। प्रायः कवित्रियों में हम देखते हैं कि उनके निजी जीवन के सुख दुख, विरह, स्त्रियों का विमर्श और दाम्पत्य की जीवन की दिक्कतों का चित्रण आमतौर पर मिलता है। लेकिन मालिनी गौतम के यहाँ सारे जहाँ का दुख पसरा हुआ है। स्त्री विमर्श का तथाकथित रुदन उनके यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। उनकी स्त्री प्रेम का संसार बुनती हुई, चुनौतियों का मुकाबला करती हुई स्त्री है। वो अपने विरह का गान नहीं गाती है। प्रेम उनकी कविताओं में हर रोज खिलता रहा है उत्सव बनकर, मधुमालती का फूल बनकर। प्रेम की निराशावादी अभिव्यक्ति उनके यहाँ प्रायः गायब है। हाँ,
प्रेम का आशावादी स्वर वहाँ जरूर दिखाई पड़ता है। वो वक्त की मखमली डिबिया में सहेज कर रखने की चीज है। मनुष्य को बचाए रहने की कोशिश और उन पलों को कैद करने का काम बखूबी मालिनी जी ने किया है। गांव, शहर और कस्बों के भोले भाले या कम पढ़े लिखे मेहनतकश लोगों के प्रति या उनकी सदाशयता, उनकी विनम्रता पर वो रीझ जाती हैं। वो लिखती हैं, कम से कम बचे रहेंगे मानवीय मूल्य, बचा रहेगा प्यार, स्नेह, सौहार्द, बचे रहेंगे रिश्ते, बचा रहेगा विश्वास और बचा रहेगा हमारा इतना सा मनुष्य होना। तकनीक के बढ़ते हुए प्रभाव ने किस तरह हमारे जीवन संबंधों को प्रभावित किया है, मालिनी जी ने इसको बखूबी पकड़ा है। प्रेमियों की चालाकियों का पर्दाफाश करते हुए वे लिखती हैं, प्रेमी आश्वस्त हैं कि उनके नाम कहीं दर्ज नहीं है दस्तावेज बनकर, न रेत पर, न पानी पर, न फूल पर, न कागज पर, न मौन में, न फोन में। राजनीति के ज्वलंत प्रश्नों से और उसके छद्म से मालिनी जी अपनी कविताओं में उनको बेनकाब करती हुई दिखाई पड़ती हैं। गुजरात यानी गोधरा और गोधरा यानी जय श्री राम जैसी पंक्तियां उनकी कविताओं में हमको पढ़ने को मिलती हैं। इसके अलावा एक अन्य कविता में राजनीतिक हालातों का चित्रण करते हुए वे लिखती हैं, वे चुनेंगे तुम्हारे लिए कुछ शब्द, वे चुनेंगे तुम्हारे लिए कुछ शब्द और ठूस देंगे उन्हें तुम्हारे मुंह में। तुम बोलना चाहोगे भा से भूख, लेकिन रटते रह जाओगे आ से अच्छे दिन, आ से अच्छे दिन। स्त्री, किसान जीवन, प्रेम, राजनीति, सौहार्द, मानवीयता, संबंध, जीवन संघर्ष, मूल्यों का शरण और विभिन्न व्यापक विषयों तक उनकी कविताओं की लेखनी चली है और ये तमाम तरीके के दृश्यों का कोलाज उनकी कविताओं में हमें दिखाई पड़ता है। मालिनी गौतम की कविताओं से गुजरना उस बेचैन गली से गुजरना है जहाँ पर हर दुख दर्द, शोषण, चालाकी, पीड़ा के अक्स बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहाँ निरंतर एक उदात्त संगीत भी आपको बहता हुआ सुनाई पड़ेगा और वो संगीत आश्वस्त करता है कि एक दिन ये चुप्पी वाले दिन मुखर होंगे, सब कुछ बदलेगा। ये आशावादी स्वर डॉक्टर मालिनी गौतम की कविताओं में हमें शाश्वत रूप से सुनाई पड़ता है। तो आइए चलिए सुनते हैं मालिनी गौतम जी को और उनकी कविताओं को स्वयं उनके मुख से। नमस्कार साथियों, मैं मालिनी गौतम डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी जी के YouTube चैनल गोष्ठी के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आज मैं आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगी। ये कविताएं भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित मेरे कविता संग्रह चुप्पी वाले दिन से हैं और कुछ कविताएं उसके बाद हाल ही में लिखी गई कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है वह साल 82 था। ये कविताओं की एक श्रृंखला है जिसमें से 2 कविताएं मैं सुनाऊंगी।
आज के दिनों में बीते दिनों को याद करने की एक कोशिश। वह साल 82 था। सरकारी कॉलोनी में होने वाली पहली शादी थी वह, पिता के सहकर्मी की बेटी की शादी। शादी में पहनने के लिए माँ ने हम दोनों बहनों के लिए दुकान से 60 रुपये वाली एक जैसी फ्रॉक खरीदी। बस रंग ही अलग थे, एक गुलाबी एक नीली। मेरा मन अटका था 72 रुपये वाली फ्रॉक में, जिसमें लेस थी, झालर थी। माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि 2 पीस नहीं हैं इस फ्रॉक के। वे जानती थी कि 12 रुपये की इस खाई को पार करना मुश्किल था उन दिनों पिता के लिए। वह साल 82 था। और दूसरी कविता देखें इसी श्रृंखला से। 9वीं कक्षा में पढ़ते अपने बेटे को हम कहीं अकेला नहीं भेजते। अकेले रिक्शा पकड़ना, अकेले साइकिल चला के स्कूल जाना, वाहनों से भरी सड़क पर रास्ता क्रॉस करना, मोल तोल करके सब्जी तरकारी लाना, ऐसा कुछ वह अकेले नहीं करता। बस डर लगता है उसे अकेले भेजने में। लेकिन बरसों पहले 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ती हम बहनें अकेले ही घूम फिर आते थे 5 किलोमीटर की परिधि में फैले अपने छोटे से शहर में। अपने से 4 बरस छोटे मामा के लड़के को अकेले ही ले जाते कमल टॉकीज और लेडीज़ की टिकट लेकर दिखा लाते पिक्चर। घर के नाके पर हाथ हिलाकर अकेले ही बैठ जाते बस में और 2 किलोमीटर दूर बड़े बस स्टैंड पर उतर जाते। सब्जी मंडी से चखकर खरीद लाते मीठे चौसा आम और रास्ते में विजय चीप स्टोर से कॉपी किताबें भी ले आते। न कभी हम गुम हुए, न कभी कोई उठाकर ले गया हमें, न कभी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ हमारा। मोबाइल तो क्या, अरे चोंगे वाले फ़ोन भी न थे उन दिनों जो माँ पिताजी चिंता होने पर फ़ोन कर लेते। वह साल 82 था। और एक और कविता देखें, इसका शीर्षक है चलो आज हम रूठ जाते हैं। चलो आज हम रूठ जाते हैं। क्या ही होगा रूठ जाने से? गोया कि मनाने वाला भी तो कोई हो। रूठ कर भी बनाना ही होगा खाना, देखने ही पड़ेंगे घर के काम काज, 4 बार पूछे जाने पर झक मार कर देने होंगे जवाब। सुना है राजा दशरथ के रनिवास में हुआ करता था कोप भवन, जहाँ रानियां कुपित हो त्याग देती थी साज श्रृंगार और दशरथ दौड़े चले जाते थे उन्हें मनाने के लिए। हमारे यहाँ स्त्री के अलग कमरे की बात ही किसी को समझ न आती, ये कोप भवन तो क्या ही समझ आएगा। यूं भी इतना क्रोध नहीं आता कि कोप भवन की जरूरत पड़े। कोई 4 बार पूछ ले बस नाराज़गी का सबब, स्नेह से थपथपा दे गाल, कांधे पर हाथ के स्नेहिल दबाव से व्यक्त करे स्नेह का भाव, कुम्हलाया मुँह लिए बैठ जाए आंचल पकड़कर पास, घड़ी भर झांक कर देख ले आँखों की गहराई में, तो मान जाने के लिए किसी तोहफे की भी दरकार नहीं है। कोई मना ले बस वैसे ही जैसे फूल को हर रोज़ मनाता है भंवरा, जैसे नई कोंपले ले आती हैं वृक्ष को अवसाद से बाहर, जैसे एक तस्वीर टांगने भर से खिलखिलाने लगती है सूनी दीवार, जैसे रूठे मुरझाए हुए पौधे अंजुरी भर पानी से किलकने लगते हैं। मेरा मान और मन भी बस इतना सा ही है, गर समझ पाते तुम। एक और कविता सुने और इसका शीर्षक है सृष्टि के लिए मंगल गीत। त्योहार हरते हैं मेरे मन की उदासी, उत्सव के इन दिनों में
निराशा हताशा दुबक जाते हैं किसी कोने में, मार खाए शरारती बच्चे की तरह। माना कि सब कुछ नहीं होता मनमाफिक त्योहार के दिनों में भी, विचारों और चिंताओं के फन उठते ही रहते हैं, काम और थकान में जैसे लगती है होड़ एक दूसरे को परास्त करने की। मगर मैं ही होती हूँ विजयी, जब तमाम अनचाहे कामों के मध्य भी ढूंढ ही लेती हूँ वो पल, वो काम जिन्हें करते हुए चेहरे पर बिखरते हैं रंग और छा जाता है नूर। त्योहार मुझ में भरते हैं पूर्णता का भाव, जब मेरे अंदर का खालीपन किसी मंजीरे की तरह बजते हुए गाता है इस सृष्टि के लिए मंगल गीत। मैं तजती हूँ खोखली और झूठी हंसी, मेरी मुस्कान इस वक्त होती है अपने सबसे निर्मल स्वरूप में। और एक कविता और देखें, इसका शीर्षक है बड़े होते बेटे। बेटों का बड़ा हो जाना सुकून है, बेटों का बड़ा हो जाना सुकून है कि सिर्फ कद नहीं निकलता उनका माँ के कांधे से ऊपर, वे बढ़ते हैं समग्रता में। वे समझने लगते हैं माँ के चेहरे पर आते जाते दुख और सुख के साए को, खुशी और अपमान में निकले आंसुओं के फर्क को वे नज़र भर में पहचान जाते हैं। तभी तो बड़ी सहजता से सरका देते हैं अपना कांधा माँ की तरफ, भर लेते हैं माँ को अंकवार कि बरसते आंसुओं को, आहत मन को, डगमगाते विश्वास को, आक्रोश से लाल हुए चेहरे को तनिक विश्रांति मिले और सांसों की चंद आवाजाही में ही पुनः लौट आती है माँ के चेहरे पर खिलती चिर परिचित मोहक हंसी। बड़े होते बेटे माँ के लिए संबल होते हैं, जो पकड़ते हैं माँ का हाथ इस मुश्किल और दुविधा भरे समय में और इस तरह बचाए रखते हैं माँ के चेहरे की लुनाई, आत्मविश्वास और नूर। बड़े होते बेटे बचपन में जिस तन्मयता से सीखते थे माँ से क ख ग घ, उसी तन्मयता से माँ को सिखाते हैं आज नए ज़माने की नई तकनीक। उनकी नज़र उतारते समय माँ ने जिस तरह चूल्हे में झोंकी थी लाल साबुत मिर्चों के साथ तमाम अलाएं बलाएं, बड़े होते बेटे ठीक उसी तरह झोंक देना चाहते हैं आग में माँ के जीवन के सारे ताप संताप। बड़े होते बेटे का सिर्फ कद नहीं निकलता, वे सचमुच बड़े हो जाते हैं। और इस कविता का शीर्षक है अंतिम हक। सुने, प्रेम में मुझे लगा कि उसकी हर खबर पर सबसे पहला हक मेरा है। प्रेम में मुझे लगा कि उसकी हर खबर पर सबसे पहला हक मेरा है, हर खुशी पर भी सबसे पहला हक मेरा है और दुख पर तो है ही है। खबरें मुझे अक्सर इधर उधर से मिली जब दूसरे चौथे या पांचवें आदमी को देखा चर्चा करते, खुशियाँ दूसरों में बंटते बांटते बची खुशी मुझ तक पहुँची, जिनका मैं चाह कर भी हुलस कर न सकी स्वागत। दुख भी बस ऐसे ही लगे हाथ, जैसे भरते हुए घाव जाते जाते भी देते हैं टीस और चेहरे पर खिंची एक दर्द की रेखा सुवाच्य हो जाती है किसी के लिए। इस तरह उसके सुख में सुखी होने और दुख में दुखी होने का अंतिम हक मेरा हुआ। मुझ अंतिम अधिकारिणी के मन में एक हूक उठी, कलेजे पर एक हाय लगी, अंदर ही अंदर कुछ डर का, जैसे 2 इंच नीचे धंस गई हो प्रेम की जमीन, जैसे भंवर में फंस गया हो जी, जैसे प्रेमिल नदी के बीच अचानक ही उभर आया हो
अजनबियत का पहाड़, जैसे थामी हुई डोर से विगलित हो गया हो एक और रेशा, जैसे हलक में अटक गई हो प्यास, जैसे आँख में सूख गई हो एक आस, पीली पपड़ी मुरझाई सी। मैं अब इस अंतिम हक को भी झाड़ देती हूँ झाड़न से, धूल की गर्द समझकर। हमारे दुख और सुख अब साझा नहीं है। बंद मुट्ठी से अपने सुख और दुखों की नज़र वारना सीख लिया है मैंने। और ये अंतिम कविता, बहुत गर्मी पड़ रही है इन दिनों और बारिशों के दिन अब आने वाले हैं, तो सुनिए। इसका शीर्षक है धूप की चिरैया। लगातार बारिशों के बाद निकली है कुनमुनी धूप। सीले हुए रजाई, गद्दे, चादर, तकिए, पर्दे, कपड़े सब तप जाते हैं। बस नहीं तपता मन का सीलापन। आंगन, चौबारे और दीवार पर जमी काई को घिस घिस कर धो पोंछ देती हूँ। अंतस पर जमी तुम्हारी स्मृति पोंछी नहीं जाती। बड़े दिनों बाद बाहर हवा में खनक है, घुली है प्रेम गंध, तितलियों ने फूलों पर छोड़ा है रंग, मगर भादों का मेह छोड़ता नहीं मुझे अब भी। स्मृतियों में फिसलते जाने का दुख भी सुख की ऊंचाई है। उष्म मौसम में एक गीत हवा में उड़ता है, उड़ती है पार द्वार धूप की चिरैया, और मैं फिर भीग जाती हूँ घटाटोप बारिश में। तो मित्रों, ये थी डॉक्टर मालिनी गौतम। आज आपने उनका काव्य पाठ सुना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल। नमस्कार।